हेलो बच्चों, वेलकम टू रेजोनेटिंग ऑर्गेनिक। आज हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन के कुछ एप्लीकेशन। सबसे पहले देखेंगे कि बॉन्ड जो बनते हैं, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच में जो बॉन्डिंग होता है वो किस किस ऑर्बिटल से मिलके बना होता है। फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड हेडिंग दिया गया है कि जो भी बॉन्ड बने हुए हैं उसमें किस तरह के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं, क्या वो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं तो वो किस तरह के होते हैं, या फिर डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुछ एग्जांपल के मदद से हम लोग इसको समझते हैं। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिखा गया है इथेन, और यहाँ पे एरो से बताया गया है कि आप इस बॉन्ड के बारे में बताएं कि ये जो बॉन्ड बना है ये किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ कार्बन और कार्बन के बीच ये बॉन्ड है और दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देख ले तो ये कार्बन भी क्या होगा sp3 और ये कार्बन भी होगा sp3। ऐसा क्यों? क्योंकि कोई भी कार्बन इसमें मल्टीपल बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व नहीं है, तो sp3 ऑर्बिटल ही होगा कार्बन का जो ओवरलैप करके इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा होगा। तो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से हुआ है? sp3 एंड sp3। उसी तरह से यहां से देखते हैं ये बॉन्ड दिखाया गया है, तो इस कार्बन का आप हाइब्रिडाइजेशन देखें, इस कार्बन का, इसका sp3 है। क्यों sp3 है? क्योंकि ये कार्बन कोई भी मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, लेकिन ये कार्बन sp हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि ये दो पाई बॉन्ड बना रहा है, एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। तो ये जो बॉन्ड बना है पर्टिकुलर ये बॉन्ड, इसमें इस कार्बन का sp3 ऑर्बिटल यूज हुआ है और इस कार्बन का sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल यूज हुआ है। तो इस टॉपिक में हम क्या पढ़ रहे हैं ये अब आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी बॉन्ड जो बनता है वो किस किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बनता है, यही जानने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। यहाँ पे एरो से एक बॉन्ड दिखाया गया है, ये बॉन्ड। यहाँ पे आपको बताना है कि ये बॉन्ड किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो कार्बन का कौन सा यूज होगा? sp3, कोई पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। ऑक्सीजन का भी कौन होगा? sp3। बात समझ में आ गई? दोनों का sp3। ये एक देखो यहाँ पे कार्बन क्या है? sp3, नो पाई बॉन्ड। लेकिन क्लोरीन है, ये क्लोरीन क्या है? एटम है, और ये अपना डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ही यूज करता है बॉन्डिंग में, इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं होता है। क्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल यूज होगा? 3p, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट होता है, तो ये 3p अपना इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ पे ये नहीं समझ लेंगे कि ये भी sp3 है क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। तो यहाँ पर क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ये सब क्या है? ये सब डायरेक्ट अपना एटॉमिक ऑर्बिटल ही बॉन्डिंग में यूज कर लेता है। हाइड्रोजन का क्या यूज कर लेते थे? 1s, हमने पहले भी देखा है। तो कार्बन का sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल क्लोरीन के 3p एटॉमिक ऑर्बिटल से ओवरलैप करके इस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। आपको दिखा हुआ है यहाँ पर एक मॉलिक्यूल लिखा हुआ है और इस बॉन्ड का पूछ रहा है कि ये जो बॉन्ड हुआ है, बना है, फॉर्मेशन हुआ है इस बॉन्ड का, किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है। तो आप दोनों एटम देख ले जिसके बीच ये बॉन्ड है, एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन चेक करें। इसका क्या होगा? चूंकि ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है तो ये sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? चूंकि ये भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है और एक पाई बॉन्ड बनाने का मतलब है कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp2। अगर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो उसके पास 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होंगे और एक p ऑर्बिटल होगा, और दोनों कार्बन अपना अपना p ऑर्बिटल कहां इस्तेमाल कर लिया है? पाई बॉन्ड में, क्योंकि p ऑर्बिटल से क्या बनता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है लेटरल ओवरलैपिंग से। और तीनों जो sp2 ऑर्बिटल है वो तीनों सिग्मा बॉन्ड में इस्तेमाल कर रहा होगा। जैसे इस कार्बन को देखें तो ये 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है, एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन होगा उसके साथ बना रहा होगा। तो ऑब्वियसली इस कार्बन जो ये बॉन्ड बना रहा है इसमें अपना sp2 ऑर्बिटल यूज कर रहा है, ये कार्बन भी क्या यूज करेगा? sp2 ऑर्बिटल। तो अगर ये बॉन्ड देखे तो किससे किससे मिलकर बना है? तो sp2 एंड sp2, इन दो ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से ये वाला कोवैलेंट बॉन्ड, ये वाला सिग्मा बॉन्ड बना है। उसी तरह से इसको ऐसे नोटेशन में लिख सकते हैं, ये बना है sp3 और 3p से। बात समझ में आ रही है? तो हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग समझ पाएंगे कि कौन से बॉन्ड के फॉर्मेशन में किस तरह का ऑर्बिटल यूज हुआ है। आइदर sp3 होगा, sp2 होगा, sp होगा, नहीं तो हाइड्रोजन होगा, हैलोजन होगा। इन सब के केस में डायरेक्ट एटॉमिक ऑर्बिटल ही यूज हो जाता है बॉन्डिंग में। अगला टॉपिक देखते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ। हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पर क्या असर पड़ता है हाइब्रिडाइजेशन का? तो हम जानते हैं कि अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल के लिए उसका जो ऑर्बिटल साइज है वो अलग अलग है, और वो डिपेंड किस पे करता है? p कैरेक्टर पे। तो जो भी बॉन्ड लेंथ होगा वो एटम के साइज पे डिपेंड करता है, एटॉमिक साइज पे, या फिर
उस ऑर्बिटल के साइज पे जो ऑर्बिटल मिलके उस बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, क्योंकि ये ऑर्बिटल यदि लंबा होगा तो वो बॉन्ड भी क्या बनेगा, लॉन्गर ही बॉन्ड बनाएगा। तो मोर और लेस हम एक पॉइंट सीधे सीधे कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। ये तो होता ही है, एटॉमिक साइज, या ऐसे भी बोल सकते हैं बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल। और साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल किस पे डिपेंड करता है, तो ये डिपेंड करता है पी कैरेक्टर पे। तो हमने पहले भी कहा था जब भी बॉन्ड लेंथ आपको देखना हो तो सीधा सीधा देखे पी कैरेक्टर कितना है। पी कैरेक्टर ज्यादा बॉन्ड लेंथ ज्यादा, पी कैरेक्टर कम बॉन्ड लेंथ कम। कुछ एग्जांपल दिया हुआ है उसमें देखते हैं। मान लो ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, और इसमें जो एरो से जो बॉन्ड दिख रहा है CH बॉन्ड है, उस CH बॉन्ड को बॉन्ड लेंथ के क्रम में सजाना है। ऐसे देखने से तो लगता है कि सब सिंगल बॉन्ड ही है और सब सेम लेंथ के होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बॉन्ड डिपेंड करेगा इसका लंबाई कि इसके फॉर्मेशन में जो ऑर्बिटल इस्तेमाल हुआ है उस ऑर्बिटल का साइज क्या था। अगर ज्यादा साइज वाला ऑर्बिटल ओवरलैप करके बनाया होगा तो उस बॉन्ड की लंबाई क्या होगी, ज्यादा होगी। तो यहाँ पर देखते हैं पहले किस किस ऑर्बिटल से बना है। तो हाइड्रोजन तो तीनों में ही कॉमन है, दिख रहा है, और तीनों में किसका, हाइड्रोजन का यूज हुआ है 1s। तो जब भी हम डिफरेंशिएट करते हैं किसी भी चीज को तो जो भी कॉमन फैक्टर होता है वो कोई इफेक्ट नहीं डालता है, क्योंकि वो तो तीनों में ही कॉमन है। अब देखते हैं इन तीनों कार्बन का। इस कार्बन का यहाँ पे है sp3, कोई पाई बॉन्ड ये कार्बन नहीं बना रहा है। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp2, एक पाई बॉन्ड बना रहा है, और इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp, ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। ऊपर से जब नीचे जा रहे हैं तो p कैरेक्टर घट रहा है, देख रहे हैं ऊपर p कैरेक्टर कितना है, इसमें 75%, 66% और 50%। तो चूंकि ऊपर से नीचे जाने में p कैरेक्टर घट रहा है, इसका मतलब साइज ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल घट रहा है। ठीक है, sp2 का साइज छोटा होगा, sp का साइज और छोटा होगा, और सबसे बड़ा क्या होगा, sp3। तो जो ज्यादा बड़ा साइज में होगा वो ज्यादा बड़े बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो सबसे बड़ा बॉन्ड कौन सा हो जाएगा हमारा, ये 1 वाला, उसके बाद 2, उसके बाद 3। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ के अगर ऑर्डर में सजाए तो क्या हो जाएगा, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। किस बॉन्ड की बात हो रही है, CH बॉन्ड की बात हो रही है। तो बात समझ में आ रहा है। बॉन्ड लेंथ जब भी देखना हो तो हम किस कैरेक्टर को देखेंगे, P कैरेक्टर। पहले ये पता करेंगे किस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से वो बॉन्ड बन रहा है, और उस ऑर्बिटल में P कैरेक्टर किसका ज्यादा है। जिसका ज्यादा P कैरेक्टर होगा उसकी लंबाई बॉन्ड की ज्यादा होगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, जैसे अल्केन है तो अल्केन में क्या होता है, ज्यादा, यहाँ पे लिखा हुआ है ये C2H6 है, इथेन में ज्यादा होगा सबसे ज्यादा। उसके बाद यदि अल्कीन में जाएंगे तो उसमें बॉन्ड लेंथ घटेगा, C2H4 होगा, और एसिटिलीन में जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ और घट जाएगा, C2H2। तो ये ऑर्डर होता है बॉन्ड लेंथ का। यहां पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इस क्वेश्चन को देखें। C1C2 इंडिकेट किया हुआ है, C1C2 कार्बन 1 कार्बन 2, और उसके बीच का बॉन्ड मतलब ये बॉन्ड। इस बॉन्ड के बारे में आपको बताना है कि ये जो बॉन्ड है 2 कार्बन के बीच में, इसमें बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा। तो हमारा काम वही रहेगा, हम ओवरलैप करने वाले ऑर्बिटल को देखेंगे कि कौन कौन से ऑर्बिटल है। ये पहला देखो, इसमें क्या है, ये कार्बन sp3 है, और ये भी कार्बन क्या है, sp3 है। बिल्कुल सही बात, क्योंकि कोई भी कार्बन पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है। ये कार्बन कौन सा होगा, sp2। क्यों होगा भाई sp2, ये sp2 क्यों होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ये कार्बन क्या होगा, sp, क्यों, क्योंकि ये 2 पाई बॉन्ड बना रहा है। फिर ये कार्बन क्या होगा, sp2, और ये भी कार्बन क्या होगा, sp2। बस आप p कैरेक्टर को देखें, पहले में तो p कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये भी sp3 और ये भी sp3, बाकी में तो घट रहा है ना। तो सबसे पहला का लेंथ सबसे ज्यादा होगा, 1 सबसे ज्यादा। अब 2 और 3 में कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहां पर एक sp2 है और एक sp है, p कैरेक्टर और घटा है, इस ऑर्बिटल में तो घटा ही है, इसमें और घट गया है। इसमें कम से कम दोनों क्या है, sp2 है।
तो ये थोड़ा सा ज्यादा लंबा होगा किससे, इससे, क्योंकि सेकेंड वाले केस में पी कैरेक्टर और घट रहा है। कॉमन वाले को छाट दो, इसका भी sp2 यूज हो रहा है, इसका भी sp2, लेकिन इन दोनों में देखेंगे तो इसका sp2 है तो इसका क्या यूज हो रहा है, sp। पी कैरेक्टर और डिक्रीज हो गया सेकेंड वाले केस में, तो बॉन्ड लेंथ और घट जाएगा। तो उसके बाद बॉन्ड लेंथ किसका आएगा, 3 नंबर वाले मॉलिक्यूल का, और उसके बाद आएगा 2 नंबर में। तो ये हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ C1 C2 बॉन्ड लेंथ इन दीज गिवन मॉलिक्यूल्स। यहां पर देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 2 मॉलिक्यूल लिखे हुए हैं 1 और 2, और आपको इस बॉन्ड के बारे में बताना है कि किसमें बॉन्ड बड़ा है और छोटा है, बॉन्ड लेंथ को क्रम में सजाना है। तो आप फिर से इस बॉन्ड को देखें कि किन किन ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से बना है, इस बॉन्ड को और इस बॉन्ड को कंपेयर करना है। तो यहाँ पे जो कार्बन यूज हो रहा है वो अपना कौन सा ऑर्बिटल यूज कर रहा है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड ये कार्बन बना रहा है तो sp2, और यहाँ पे ये कार्बन sp2, क्योंकि वो भी एक पाई बॉन्ड बना रहा है। ये जो बॉन्ड बन रहा है यहाँ पर ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। आप समझ सकते हैं क्यों, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं बना रहा है, और ये कार्बन जो होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है। आप जब फर्स्ट से सेकंड की तरफ जा रहे हैं तो ये दोनों तो कॉमन है, sp2, लेकिन यहाँ पे ये कार्बन sp2 है तो ये sp3 है। थोड़ा सा स्लाइटली p कैरेक्टर इंक्रीज हो गया है, और p कैरेक्टर इंक्रीज होने का मतलब है बॉन्ड लेंथ का इंक्रीज हो जाना। तो बॉन्ड लेंथ 2 में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू फर्स्ट। इस क्वेश्चन में आप बताएं कि इन दोनों बॉन्ड में, एक बॉन्ड ये है और एक बॉन्ड ये है, दिख रहा है क्वेश्चन आपको, इन दोनों बॉन्ड में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो यहां पर देखिए ये भी sp3 है और ये भी क्या है, sp3 है। यहाँ पे ये sp3 है लेकिन ये क्या है, sp2 है। ये sp3, ये भी sp3, यहाँ पे ये भी sp3, लेकिन ये जो कार्बन है ये sp2 है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड बना रहा है। तो p कैरेक्टर ऊपर ज्यादा है, p कैरेक्टर ज्यादा मतलब ये बॉन्ड ज्यादा बड़ा होगा, ये लॉन्गर और ये शॉर्टर। आप देख पा रहे हैं किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल करके हम बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर निकाल पाते हैं, और ऐसे क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। कंपाउंड दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे कि इनको आप बॉन्ड लेंथ के ऑर्डर में सजाएं। वहां पे हाइब्रिडाइजेशन का इस्तेमाल होता है, रेजोनेंस का इस्तेमाल होता है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ वैसे क्वेश्चन देख रहे हैं जिसमें हाइब्रिडाइजेशन के इस्तेमाल से बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम लोग पता कर पाए। अगला एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, 3 मॉलिक्यूल दिए गए हैं और सीसी बॉन्ड लेंथ, सीसी बॉन्ड लेंथ कौन सा है बच्चों, तो ये वाला सीसी बॉन्ड लेंथ है, दिख रहा है ये वाला। इन तीनों बॉन्ड को कंपेयर करना है कि तीनों मॉलिक्यूल में सबसे बड़ा बॉन्ड कहां पे है, उसके बाद, ठीक है। तो इस बॉन्ड का ओवरलैपिंग ऑर्बिटल देखेंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें क्या है, sp3, इसका बताओ, ये भी sp3, नो पाई बॉन्ड। इस कार्बन का बताइए sp3, इस कार्बन का बताइए sp2, क्योंकि ये एक पाई बॉन्ड बना रहा है। इस कार्बन का बताओ sp3, और इस कार्बन का बता दो बच्चों sp। जो कॉमन पार्ट है इन कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन लेफ्ट वाले सारे में सेम है, sp3, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा इससे। लेकिन राइट वाले कार्बन में ऊपर sp3, नीचे sp2, और उसके नीचे वाले कार्बन में क्या है, sp हाइब्रिडाइजेशन, मतलब ऊपर से नीचे आने पे p कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा है, और p कैरेक्टर डिक्रीज होने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रहा है। तो सबसे बड़ा बॉन्ड किसमें होगा, 1 में, उसके बाद 2 में, और उसके बाद 3 में। ये हो गया करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ बिटवीन दीज 3 मॉलिक्यूल्स। अगला देखते हैं। अगला लिखा हुआ है बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड स्ट्रेंथ। एक हमने देखा बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ इस बात पे डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइज क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, या और अंदर जाके बोले तो ओवरलैपिंग ऑर्बिटल का साइज क्या है, उस पे डिपेंड करता है बॉन्ड लेंथ, और वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है p कैरेक्टर पे। लेकिन अगर हम बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें, उसको बॉन्ड एनर्जी भी बोल देते हैं। बॉन्ड एनर्जी मतलब स्ट्रेंथ, जितना एनर्जी उस बॉन्ड को तोड़ने में खर्च हो उसी को क्या बोलेंगे, बॉन्ड एनर्जी। तो जितना ज्यादा मजबूत बॉन्ड होगा उतना ज्यादा एनर्जी हमको तोड़ने में लगेगी। तो दोनों मोर और लेस सेम चीज है, बॉन्ड एनर्जी एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसको कैसे डिसाइड करते हैं, तो ये डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे। न्यूक्लियस के जितने पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो टाइटली बाउंड होते हैं न्यूक्लियस से। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ
और न्यूक्लियस के कौन कितने पास है ये डिपेंड करता है किस पे, एस कैरेक्टर पे। ठीक है, एस कैरेक्टर बढ़ने का मतलब है कि न्यूक्लियस के वो ज्यादा पास है, और न्यूक्लियस के ज्यादा पास होने का मतलब है कि वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना रहा है। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ सीधे सीधे डिपेंड करता है एस कैरेक्टर पे। बॉन्ड स्ट्रेंथ डायरेक्ट इसको याद रखेंगे, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। दो चीजें डिपेंड कर रही थी पी कैरेक्टर पे, एक बॉन्ड लेंथ और दूसरा एनर्जी। ऑर्बिटल की एनर्जी और बॉन्ड की एनर्जी दोनों अलग अलग चीज है। ऑर्बिटल की एनर्जी का मतलब है कि उसका स्टेबिलिटी कम, एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। लेकिन यहां पर क्या है, हम बॉन्ड की स्ट्रेंथ देख रहे हैं, तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, एस कैरेक्टर पे। देख लो CH बॉन्ड स्ट्रेंथ, ये पहला मॉलिक्यूल, ये दूसरा मॉलिक्यूल और ये तीसरा मॉलिक्यूल। और कौन सा बॉन्ड देखना है हमको, ये बॉन्ड CH, ये जो है CH बॉन्ड, ये देखना है हमको कि तीनों में सबसे मजबूत किसमें है। तो आप हाइड्रोजन का तो सब में क्या होगा 1s, हाइड्रोजन का सब 1s होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3, इसका sp2 और इसका sp। ऊपर से नीचे जाने पे अब हम p कैरेक्टर नहीं देखेंगे, अब हम देखेंगे s कैरेक्टर। तो ऊपर से नीचे जाने पे s कैरेक्टर बढ़ रहा है। s कैरेक्टर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ 25 है, यहाँ 33 है और यहाँ कितना हो गया 50%। और s कैरेक्टर बढ़ने का मतलब होता है बॉन्ड स्ट्रेंथ का बढ़ना या बॉन्ड एनर्जी का बढ़ना, ऊपर लिखा हुआ है। इनडायरेक्टली हम ऐसा भी सोच सकते हैं कि बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो बॉन्ड ज्यादा लंबा होगा वो उतना मजबूत नहीं हो पाएगा, और जो बॉन्ड जितना छोटा होगा, कॉम्पैक्ट होगा, वो बॉन्ड उतना ही ज्यादा मजबूत होगा। छोटे ऑर्बिटल जो होते हैं, कम छोटे एटम जो होते हैं, छोटे एटॉमिक साइज वाले, वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं रेदर कि एटॉमिक ऑर्बिटल का साइज क्या हो, ज्यादा हो। तो यहाँ पर ऑर्डर उल्टा आएगा, बॉन्ड लेंथ के उल्टा आएगा। सबसे ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें होगा 3 में, उसके बाद किसमें होगा 2 में, उसके बाद 1 में। यानी यदि बॉन्ड स्ट्रेंथ देखें तो ट्रिपल बॉन्ड वाले में ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा एसिटिलीन में होगा, उसके बाद एथिलीन में होगा और सबसे कम इथेन में होगा। बात समझ में आ गई। अब एक टर्म लिखा हुआ है हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये कैसे पता चलता है हाइब्रिडाइजेशन वर्सेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी को हम समझते हैं, व्हाट इज इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज नथिंग बट इट इज द टेंडेंसी टू विथड्रॉ द बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ये एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, कोवैलेंट बॉन्ड जो बनाते हैं एलिमेंट, तो कोई एलिमेंट बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, उसी प्रॉपर्टी को, उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। जबकि कोवैलेंट बॉन्ड बनता है इलेक्ट्रॉन के शेयर से। तो आइडियल कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होना चाहिए, दोनों एटम के बीच में दोनों शेयर किए गए इलेक्ट्रॉन का क्लाउड प्रेजेंट होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है, कोई इलेक्ट्रॉन ज्यादा इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है तो वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर क्या कर लेता है, शिफ्ट कर लेता है। और कौन कितना शिफ्ट कर पाएगा, वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। ये बात समझ में आ गई। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वर्सेस हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिपेंड करेगा एस कैरेक्टर पे। क्यों, क्योंकि एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होंगे। एस कैरेक्टर वाले ऑर्बिटल न्यूक्लियस के बहुत ज्यादा करीब होंगे, और जब बहुत ज्यादा करीब होंगे तो वो इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करने की उतनी ही ज्यादा प्रॉपर्टी रखेंगे। बात समझ में आ रही है। अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो, अगर ऑर्बिटल न्यूक्लियस से ज्यादा दूर हो, तब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन को उस तरह से अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो ऑर्बिटल न्यूक्लियस के एकदम करीब होगा, वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी किस पे डिपेंड कर रहा है, एस कैरेक्टर पे। तो यहां पर हम लिख लेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर। दो चीजें एस कैरेक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड एनर्जी जिसको कहते हैं, और दूसरा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। उधर दो फैक्टर हम पढ़े थे जो पी कैरेक्टर पे डिपेंड कर रहा था, एक बॉन्ड लेंथ और दूसरा ऑर्बिटल की एनर्जी। ठीक है, अब यहां पे हमको इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्रम में सजाना है इस कार्बन को।
जो कार्बन एरो से दिखाया हुआ है उस कार्बन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के क्रम में सजाना है कि कौन कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पे क्या होगा, ये बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो कार्बन इस बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ज्यादा पुल कर पाता है उसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगी, और वो डिपेंड करेगा कि कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे कार्बन कौन सा हाइब्रिडाइज है, sp 2 पाई बॉन्ड, यहाँ पे sp2 1 पाई बॉन्ड, और यहाँ पे sp3। सबसे ज्यादा s कैरेक्टर ऊपर है। s कैरेक्टर ऊपर होने का मतलब इस पाई क्लाउड को वो अपनी ओर ज्यादा तेजी से खींचेगा, ज्यादा स्ट्रांगली खींचेगा, ठीक है, क्योंकि s कैरेक्टर ज्यादा होने का मतलब न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, और न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो ऊपर वाले कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे ज्यादा, क्यों, क्योंकि इसके ऑर्बिटल का s कैरेक्टर सबसे ज्यादा, उसके बाद इसका, और उसके बाद इसका। तो हम क्रम में अगर सजाना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 2 3। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर अगर लिखेंगे कार्बन का जो इंडिकेट किया हुआ है तो क्या लिखेंगे, 1 ग्रेटर देन 2 ग्रेटर देन 3। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, कि sp कार्बन जो होगा, sp कार्बन ये ज्यादा बड़ा होगा किससे, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा किससे, sp2 कार्बन से, और ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा sp3 कार्बन से। तो सबसे इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन सा हो गया, sp कार्बन, उसके बाद sp2 कार्बन, उसके बाद sp3 कार्बन। ये बात समझ में आ गई। तो इतना हम लोग अच्छे से रिवाइज करके रखेंगे। ये जो चीज है हमने जो अभी पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट, तो हाइब्रिडाइजेशन को अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ किस तरह से हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ वेरी करते हैं। एक एस्पेक्ट इसमें और बचता है, कौन सा मॉलिक्यूल प्लेनर होगा, कौन सा मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर होगा। अगर कोई मॉलिक्यूल नॉन प्लेनर है तो कितना फ्रैगमेंट उस मॉलिक्यूल का प्लेनर है, ये सब भी डिपेंड करता है हाइब्रिडाइजेशन में ही। तो वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है, प्लेनरिटी या को प्लेनरिटी ऑफ मॉलिक्यूल, वो हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और वो भी इनडायरेक्टली रिलेटेड किससे है, हाइब्रिडाइजेशन से ही रिलेटेड है। उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों हाइब्रिडाइजेशन। इसके बिना आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे। इस टॉपिक को बार बार पढ़ेंगे, और जब पूरा हमारा हाइब्रिडाइजेशन कल का क्लास खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास, उसके बाद हम हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो डिफरेंट एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं जेईई नीट में, सारे क्वेश्चंस को एक साथ लेके हम लोग अपने कंसेप्ट को और बिल्डअप करेंगे, और अपनी समझ को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फील्ड में और विस्तृत करेंगे। आशा करते हैं हमारा क्लास आपको अच्छा लग रहा है, तो इस क्लास को आप सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस क्लास को जितना ज्यादा प्यार हो सके उतना ज्यादा प्यार दें। धन्यवाद, इस क्लास के साथ बने रहें।